हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज कृतिका। फाइन आर्ट्स की सीरीज में हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 4 में। आज हम कवर करेंगे पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अभी तक हमने देखा है आर्ट फॉर्म्स जो कि मॉडर्न पीरियड को बिलोंग करते थे, और हमने देखा कि 4th सेंचुरी के स्टार्ट में मॉडर्न पीरियड की स्टैब्लिशमेंट हुई। 3rd सेंचुरी तक वो पीक पे पहुंचा एंड बाय द टाइम 2nd सेंचुरी बीसीई आई तब तक ये डिक्लाइन होने लग गया। टू बी वेरी प्रिसाइज 184 से 185 बीसीई में पुष्यमित्र शुंग ने लास्ट मौर्यन किंग को हरा के शुंग डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करी। आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि शुंग डायनेस्टी से लेके गुप्ता डायनेस्टी तक जो भी आर्ट फॉर्म्स रहे हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, एंड इस चैप्टर में हम थोड़ा बहुत सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की भी चर्चा करेंगे। अगर हम कंटेम्प्रेरी किंग्स के बारे में बात करें तो जब मौर्यन किंग्स चल रहे थे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, तो सदर्न पार्ट में चल रहे थे चोलास जो थे, इनका एम्पायर स्टैब्लिश हुआ जब मौर्यन पीक पे थे। दैट इज 3rd सेंचुरी बीसी को मौर्यन जो थे वो पीक पे थे, अशोका का टाइम था। साथ ही साथ जो चोलास थे उन्होंने अपने एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट करी। एंड अगर हम चेरा की बात करें तो चेरास पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम 2nd सेंचुरी बीसी। मौर्यन के डिक्लाइन होने के साथ साथ सातवाहन ने स्टैब्लिशमेंट कर लिया था, साथ साथ में इक्ष्वाकुज ने भी स्टैब्लिश किया था अपने एम्पायर को। अगर इनका डेट देखें तो सातवाहन पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम 229 बीसीई और इक्ष्वाकुज स्टार्टेड फ्रॉम 250 बीसीई और मौर्यन डिक्लाइन हुए 185 को। तो काइंड ऑफ आप अगर कंटेम्प्रेरी किंग्स में आए तो ये आप बस ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट डेट याद करने की जरूरत नहीं है, बट आसपास की चीजें याद रखिए कि मौर्यन के चलते चलते और डिक्लाइन होने के पहले ही सातवाहन एंड इक्ष्वाकुज अपने स्टैब्लिशमेंट कर चुके थे। एंड कंटेम्प्रेरी में कौन थे जो लॉन्गर पीरियड तक चले हैं, वो है चोलास एंड चेरास। इसके साथ साथ एक और डायनेस्टी है पल्लव डायनेस्टी, जिनकी स्टैब्लिशमेंट हुई 275 क्राइस्ट एरा में। तो अगर इनके कंटेम्प्रेरीज देखें तो ये आ जाएंगे हमारे कुशान्स एंड गुप्तास के साथ पे। देखिए कुशान पीरियड की स्टैब्लिशमेंट हुई 127 क्राइस्ट एरा से और ये आफ्टर क्राइस्ट एरा तक चला। तो नॉर्दर्न किंगडम्स में अगर हम कंटेम्प्रेरीज की बात करें तो कुशान एंड गुप्तास चल रहे थे, एंड साथ साथ में पल्लव ने भी अपना एम्पायर स्टैब्लिशमेंट कर चुके थे। अगर हम चोला एंड चेरा के एरियाज की बात करें तो अगर ये इंडिया है तो जो प्रेजेंट डे केरला का पार्ट है वहां पे थे चेरास जो थे वो रूल कर रहे थे, और करेंट डे जो तमिलनाडु एंड हाफ ऑफ द आंध्र प्रदेश का जो पार्ट है वहां पे चोलास रूल कर रहे थे। एंड चोलास का जो एम्पायर था वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका भी इनके एम्पायर के अंडर में था, एंड कुछ पार्ट इस आउट ऑफ इंडिया भी था। तो ये थे इस समय तक के टाइमलाइन। अब देखते हैं 185 बीसी ऑनवर्ड के कौन कौन से आर्ट फॉर्म्स थे जो इंक्लूड होंगे पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब देखते हैं पोस्ट मॉडर्न के कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स एंड लोकेशन। तो मध्य प्रदेश में हमें स्कल्पचर्स पाए गए हैं विदिशा एंड भरहुत में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मथुरा, बिहार का बोध गया, उड़ीसा में खंडागिरी एंड उदयगिरी, ये माउंटेन रेंज के पार्ट हैं। आंध्र प्रदेश में जगयपेट्टा। इसके साथ साथ अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हमें पूना एंड नागपुर के पास में लोकेशन पाई गई है। पूना के पास में है भाजा एंड नागपुर के पास में है पावनी। तो ये कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं इस टाइम पीरियड के। पैराग्राफ 2 में भरहुत के बारे में डिटेल में दिया गया है, जो स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स पाई गई है भरहुत में उसके बारे में डिस्कशन किया है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं जो यक्ष और यक्षिणी के फिगर हैं, ये काफी टॉल इमेजेस हैं। मॉडलिंग स्कल्पचरल वॉल्यूम इन द लो रिलीफ। लो रिलीफ वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो जमीन होता है, जो बेस होता है, उस बेस और जो मेन पेंटिंग्स होती है या फिर स्कल्पचर बनाते हैं उसके बीच में बिल्कुल गैप ना होना। तो जो रिलीफ होती है उससे लगे हुए ही स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। तो जो भरहुत में पाए गए हैं वो जो मॉडल है वो लो रिलीफ मॉडल्स हैं। इसके साथ साथ इन द रिलीफ पैनल मतलब नीचे पे ही दे स्टार्टेड डिपेक्टिंग द नैरेटिव्स एंड इल्यूजन, और ऐसा दिखता है कि इट क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ 3D इमेज। साथ साथ में क्लैरिटी दिखाई गई है बाय सिलेक्टिंग द मेन इवेंट। मेन इवेंट है, उसके साथ साथ में सपोर्टिंग इवेंट है, मगर मेन इवेंट को बिल्कुल अच्छे से सिलेक्ट करके उसको उभार के दिखाया गया है, तो इसलिए क्लैरिटी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने अलग अलग पिक्चर्स देखी तो यू विल बी एबल टू नो कि विच इज द मेन इवेंट दे आर टॉकिंग अबाउट। इसके साथ साथ में जो कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं वो बहुत कम है। कैरेक्टर्स 2-3 कैरेक्टर ही पाए जाएंगे और उसके साथ साथ में अलग डिजाइन दी गई हैं, बट कैरेक्टर्स बहुत ही फ्यू हैं। लेटर पार्ट में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ाती है, बट इनिशियली कैरेक्टर्स बहुत कम है।
यूज ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टू कम्युनिकेट द स्टोरी। जो भी स्टोरी बताई गई है उसमें कुछ वर्ड्स में नहीं लिखा गया है, स्टोरी की सहायता से एपिसोडिक नैरेटिव के साथ साथ में इन्होंने पूरी स्टोरी को स्कल्पचर्स में दिखाने की कोशिश करी है। साथ साथ में जैसे कि आप इस इमेज में देखे हैं कि सिंगल यक्ष और यक्षिणी के सिंगल फिगर ही हैं, एंड जितना भी स्पेस अवेलेबल है, अगर इतने स्पेस में उनको कार्विंग करनी है तो पूरे स्पेस को डिजाइन के साथ में इन्होंने भरा है। तो वी कैन से कि यूज ऑफ द फुल स्पेस वॉट एवर इज अवेलेबल। क्योंकि जो कार्विंग थी वो काफी शैलो थी इनिशियल समय पे, इसलिए जो हैंड को फोल्डेड दिखाया है और जो फीट्स है वो काफी ऑकवर्डली उन्होंने रिप्रेजेंट करी है, और जो बॉडी और आर्म्स है ये काफी स्टिफ दिखाए गए हैं ड्यू टू शैलो कार्विंग। लेटर पार्ट में हम देखेंगे कि जो कार्विंग है उसको डीप कर दिया गया, बॉटम एंड टॉप के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखा गया। उससे ये हुआ कि जो हैंड्स और फीट को जब उनको दिखाना था तो काफी डेकोरेटिवली वो दिखा पाए। बट इनिशियल पार्ट में तो हम देखेंगे शैलो कार्विंग ही थी। साथ साथ में जैसे हमने डिस्कस किया कि जो स्टोरी को पिक्चर्स के फॉर्म में दिखाया गया है, तो उसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो गौतम बुद्ध की जो मदर थी, उनको गौतम बुद्ध जब वो पैदा होने वाले थे उसके पहले उनके सपने में आए थे इन द फॉर्म ऑफ एलिफेंट। ऐसा उनके सपने में ऐसा आया था कि जो एलिफेंट है वो उनके वुम में एंटर कर रहा है। तो इस चीज को इन्होंने भरहुत में पिक्चर के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करी है। दिखाया ये है कि एक एलिफेंट है डिसेंडिंग फॉर्म में, एंड क्वीन जो है वो रिक्लाइनिंग ऑन द बेड है, वो बेड में लेटी हुई है, और जो एलिफेंट है वो ऐसा शो किया है। पहली बात तो एलिफेंट को जो क्वीन है उनके ऊपर पे रिफ्लेक्ट किया है, और इस तरीके से दिखा रहा है कि द एलिफेंट इज हेडिंग टूवर्ड्स द वूम। तो इन सब चीजों को बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने पिक्चर में दिखाया है। इसके साथ साथ अगर जब पिक्चर रिप्रेजेंटेशन किया है तो काफी डिटेल में किया है, पर जब जातक स्टोरी की बात आती है तो एक पर्टिकुलर स्टोरी में स्टोरी को काफी सिंपल रखा गया है, बट जो नरेशन है इट इज नरेटेड बाय क्लबिंग लॉट ऑफ इवेंट। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, जब हम पिक्चर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि एक सीन में एक पर्टिकुलर ड्रीम के बारे में बात किया है, बट अगर हम जातक स्टोरीज की बात करें तो डिफरेंट लोकेशन में जो डिफरेंट चीजें हुई है उन सबको क्लब करके एक पर्टिकुलर पिक्चर में दिखाने की कोशिश करी है। एंड जो क्लबिंग ऑफ इवेंट है इट इज शोन एज पर जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द स्टोरी। इसका एग्जाम्पल है रूरू जातक। सो रूरू जातक जो है ये एक स्टोरी नरेट किया है, जातक स्टोरी है, जिसमें जो बोधिसत्व है उन्होंने एक हिरण का फॉर्म लिया था, बोधिसत्व हिरण, और दो सीन दिखाया गया है एक ही फ्रेम में। पहले सीन में ये दिखाया है कि जो बोधिसत्व डियर है वो एक आदमी को रेस्क्यू करता है जंगल पे, और ये एक आदमी की मदद कर रहा है, और रिटर्न में इस आदमी ने बोधिसत्व डियर को प्रॉमिस किया था कि वो डियर का पता किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि उस समय जो राजा महाराजा थे वो डियर का शिकार करते थे, हिरण का शिकार करने जाते थे। तो इन रिटर्न ऑफ रेस्क्यूइंग दिस मैन इन्होंने इसको प्रॉमिस किया था कि इनका पता किसी को नहीं बताएंगे। बट इसी फ्रेम में इन्होंने सेकेंड इवेंट को भी डिपिक्ट कर दिया, जहां पे ये दिखाया है कि जो किंग है ही इज स्टैंडिंग विद द आर्मी एंड ही इज अबाउट टू शूट द डियर, और ये भी दिखाया है कि इसी आदमी ने किंग को पता बताया है, एंड ऐसा शो किया गया है कि दिस मैन जिसने रेस्क्यू किया है डियर को इज शोन अलोंग विद द किंग पॉइंटिंग अ फिंगर एट द डियर, और ये दिखाया है कि कैसे इस आदमी ने धोखा देकर डियर का पता किंग को बताया और फिंगर पॉइंट करते हुए दिखाया है। तो ये दोनों स्टोरीज बेसिकली दो अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन पे हुई थी, बट इन दोनों स्टोरीज को एक फ्रेम में दिखाया है बट सिंपलर फॉर्म में। जो माया देवी वाला ड्रीम था उसको काफी एलोबरेटिवली डिस्कस किया गया है, इसको काफी सिंपलर फॉर्म में दिखाया है। इनफैक्ट ये जो रूरू जातक है या फिर जो अदर जातक स्टोरीज है, ये आपको ऐसे लिखने में बहुत हेल्प होगी। इन स्टोरीज की मदद से आप ऐसे के जो इंट्रोडक्शन होता है वो लिख सकते हैं। जैसे कि एक बार एक टेस्ट सीरीज में मैंने एग्जैक्टली रूरू जातक को यूज किया था डिपिक्टिंग द ब्राइबरी एंड करप्शन इन इंडिया को लेकर। तो जातक स्टोरीज बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए आपको हेल्प हो सकता है। और ये जो रूरू जातक है और अदर जातक स्टोरीज है, लेटर पार्ट में इट बिकेम पार्ट ऑफ स्तूपा डेकोरेशन। स्तूपा की जो तोरन्स हुआ करते थे उसमें डेकोरेशन के लिए जातक स्टोरीज इन लोग यूज करते थे। और जब बाय द टाइम फर्स्ट सेंचुरी बीसी तक आए तो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिला। जितने भी मेल फिगर को डिपिक्ट किया है सारे के सारे मेल फिगर एक हेड गियर पहनते हैं, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा है, और इस हेड गियर को बोलते हैं उषा निशा। सो उषा निशा विच वॉज अ हेड गियर, ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक था जितने भी मेल फिगर थे।
और ये जो भरहूत वाला जो स्ट्रक्चर है ये डिस्प्ले किया गया है इंडियन म्यूजियम, ये अभी कलकत्ता में रखा हुआ है। भरहूत के बाद अब आते हैं अगले फेज में, जहाँ पे हम देखेंगे सांची स्तूपा, मथुरा एंड वेंगी वाला स्ट्रक्चर। सो सांची में ये सांची स्तूपा का रफ स्केच है। कुछ कॉमन फीचर्स है जैसे छतरी हो गई, हर्मिका हो गया, अंडा, वेदिका। बट जो स्पेशल फीचर है इस स्तूप का वो है कि इसमें अपर एंड लोअर प्रदक्षिणा पथ है। देखिए अगर हम प्रदक्षिणा पथ की बात करें तो ये वाला जो है यहाँ से सर्कल घूम के आएंगे, ये पहला प्रदक्षिणा पथ है और सेकेंड वाला यहाँ पे है। सो देयर आर 2 प्रदक्षिणा पथ। इसके साथ साथ 4 तोरण है, ये भी कॉमन पॉइंट्स है। देखिए फर्स्ट तोरण, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 तोरण है, दैट आर गेटवेज। और इन तोरन्स में ही हमने जातक स्टोरीज को डिपिक्ट किया है और उसका नरेशन किया है। साथ साथ में जो इन स्टोरीज और इसमें जो नरेशन है, जो कॉम्पोजिशन है, वो काफी हाई रिलीफ फिगर यूज किया है। हाई रिलीफ का मतलब क्या हुआ कि जो बेस से जो जब डिपिक्शन स्टार्ट हुआ तो बेस और डिपिक्शन के बीच में काफी गैप था। पर इस वाले और पिछले वाले में जो कॉमन पॉइंट है वो ये है कि इस वाले पिक्चर्स ने भी पूरा स्पेस कवर किया है और पहले भी पूरे स्पेस को हम कवर करते थे। साथ साथ में जैसे लास्ट फेज में हमने देखा है कि जो बॉडी और आर्म्स था वो काफी स्टिफ थे, बिकॉज जो कार्विंग थी वो काफी शैलो थी। जब तक हम सांची स्तूपा में आए तो कार्विंग काफी डीप हो गई। बिकॉज ऑफ दैट जो डिपिक्ट किया गया है सब पिक्चर्स एंड फिगर्स को, वो काफी नेचुरलिस्टिक डिपिक्शन है। यहाँ पे स्टिफनेस को नहीं देखा गया है, ना कि कोई ऑकवर्डनेस को देखा गया है। काफी नेचुरली चीजों को डिपिक्ट किया गया है। साथ में जो नरेशंस हैं वो काफी एलोबरेटेड हो गए हैं, काफी डिटेल में डिस्कशन किया है। सारी छोटी छोटी डिटेल्स को भी ध्यान में रखते हुए कार्विंग की गई है। एडवांस कार्विंग टेक्निक का इस्तेमाल किया है। बट इसमें क्या हुआ, जातक स्टोरीज को काफी डिटेल में डिस्कस किया है। बट जो ड्रीम वाला एपिसोड आया, जो माया देवी वाले ड्रीम का एपिसोड आया, उसको इन्होंने काफी सिंपल वे में डिपिक्ट किया है। तो अगर भरहूत और सांची में कभी ऐसे कंपैरिजन आ जाए या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे कंपैरिजन यूज करना होगा तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा कि ये हाई रिलीफ था, वो लो था। यहाँ पे नेचुरलिस्टिक डिपिक्शन है, वहां पे स्टिफनेस था। यहाँ पे जो जातक स्टोरीज की जो नरेशन है वो काफी डिटेल में की गई है और एज अगेंस्ट जो ड्रीम वाला एपिसोड था। हिस्टोरिकल नरेशन की बात करें तो जैसे कि बुद्धा जब कपिलवस्तु को विजिट किए थे, उसके साथ साथ जो अशोका थे ये जो रामग्राम स्तूपा को विजिट किए थे, तो ये जो हिस्टोरिकल डिटेल्स थी, हिस्टोरिकल नरेशन था, इसको कास्ट किया है विद द कंसिडरेबल डिटेल्स। तो टू सम अप, सांची स्तूपा में हिस्टोरिकल नरेशन एंड जातक स्टोरीज को काफी डिटेल में डिस्कस किया है, पर ड्रीम एपिसोड को काफी सिंपल तरीके से डिस्कस किया है। सो विद दिस हम पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 4 यही फिनिश करते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर के 3 पार्ट आएंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है। सो दिस फिनिशेस द फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी अपलोड कर देंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।